नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। एनडीए सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन बीजेपी में अभी भी इस बात पर घमासान मचा हुआ है कि आखिर उसे किन वजहों से इन चुनावों में कई जगहों पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और इन कई जगहों में खास तौर पर आते हैं यूपी और राजस्थान। यूपी में इस बार बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ है और इस नुकसान की समीक्षा अब तक की जा रही है। आज ही जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, अब तक जो अध्यक्ष हैं, उन्हें माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने आज एक समीक्षा रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आखिर किन वजहों से यूपी में बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो एक और तो ये चल रहा है कि समीक्षा की जा रही है कि किन वजहों से नुकसान हुआ है यूपी में बीजेपी को, और दूसरी ओर ये देखा जा रहा है कि यूपी बीजेपी के नेताओं के बीच ही अब लड़ाई झगड़े होने लगे हैं और नौबत ऐसी आ गई है कि उनके समर्थक अब खुलेआम मारपीट भी कर रहे हैं, एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये हाल हो गया बीजेपी का यूपी में, उस यूपी में जहां पर उसने पिछले बार बहुत बड़ी जीत हासिल की थी और लगातार यूपी से ही उसको एक बड़ा सपोर्ट मिलता रहा, जिस वजह से 10 साल तक मोदी दिल्ली पर बैठे रहे। अब उन्होंने फिर से तीसरी बार दिल्ली की गद्दी संभाल तो ली है, लेकिन ये गद्दी वो कब तक कायम रख पाएंगे, इसको लेकर संशय बरकरार है। कल से, माफ कीजिए, परसों से शुरू हो रहा है संसद का सत्र, और इसमें इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे, विपक्ष किस तरह से तैयार कर रहा है मुद्दों को और किस तरह से मोदी सरकार को घेरने के लिए उसने अपनी कमर कस ली है, ये भी एक बड़ा विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस बीच ये देखने मिल रहा है कि एनडीए और बीजेपी, यानी एक और बीजेपी में अपने अंदरूनी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर एनडीए के साथियों पर भी बीजेपी अब उस तरह से भरोसा नहीं कर पा रही है। न केवल टीडीपी और इनकी जेडीयू की बात है, बल्कि कुछ ऐसे साथी जो अभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे हैं लेकिन पहले थे, उन साथियों पर भी बीजेपी को भरोसा नहीं है कि संसद में जब वो घिरेगी तो क्या ये साथी उसकी मदद के लिए सामने आएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी में इस समय बहुत सारी मुश्किलें एक साथ बढ़ गई हैं। जीतने के बाद भी मोदी की ये मुश्किलें कम क्यों नहीं हो रही हैं, आज इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हम अभी चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी की किस तरह से एनडीए और बीजेपी में बड़ी दरार पड़ चुकी है। ये बातें हम पहले भी करते रहे थे, लेकिन जब से चुनावी नतीजे आए हैं, जब से मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली है, उसके बाद ये होता कि मोदी मजबूती से उभरते और बीजेपी और मजबूत होकर आती। लेकिन अब ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो गया है, उसके साथी अभी भी एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर एनडीए में लगातार एक दूसरे के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, उनसे माहौल ऐसा बन रहा है कि एनडीए में कभी भी फूट पड़ सकती है। और यही हाल बीजेपी का भी है। बीजेपी में दो प्रदेश, जहां पर राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान हुआ और वहीं यूपी में पिछले बार की 62 सीटों की अपेक्षा इस बार बीजेपी केवल 33 सीटों पर ही सिमट गई और उसके एनडीए के साथियों को 3 सीटें और मिली। इस तरह से 36 सीटें बीजेपी के पास हैं यूपी में, जिस यूपी में बीजेपी का बड़ा जनाधार था। और यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन भी इसी उद्देश्य से किया था मोदी ने कि उनको बड़ी सफलता मिलेगी, हिंदुत्व के बहाने वो पूरे देश में एक फिर से बीजेपी की एक नई लहर चला पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब बीजेपी की जो समीक्षा हो रही है उसमें भी ये सारी बातें सामने आई हैं। और कल जो है यूपी में योगी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह, इन दोनों की मौजूदगी में एक जो समीक्षा बैठक हुई थी और अयोध्या से पहुंचे थे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और उनके साथ थे डीएम नीतीश कुमार भी वहां पर थे। और इन दोनों के बीच में बहुत तीखी बहस हुई और उधर दूसरी ओर 2 और जगदम्बिका पाल और सतीश द्विवेदी, इनके समर्थकों के बीच भी मारपीट की खबरें आई हैं। कुछ वीडियो ऐसे आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि बीजेपी के लोग आपस में ही भिड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, अमूमन जीत के बाद तो एक एकजुटता नए सिरे से बनती हुई दिखाई देती है और लोगों में एक नया उत्साह बढ़ता है, समर्थकों में नया जोश पैदा होता है। लेकिन बीजेपी में ऐसा अभी तक नहीं हो रहा है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी से लोग निराश हो रहे हैं, उनके अपने समर्थक बीजेपी से निराश हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन या कांग्रेस का हाल हम देखें तो कांग्रेस में ठीक है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें इस बार नहीं मिली, या जैसी उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन 300 पार कर लेगा या उसे बहुमत मिल जाएगा, वो तो नहीं हुआ। लेकिन इंडिया गठबंधन इतना मजबूत जरूर हो गया है कि वो अपने समर्थकों में नया जोश भर दे। और इस जोश की एक बानगी हमको मिली जब राहुल गांधी का जन्मदिन
अभी 19 जून को कांग्रेस मुख्यालय में मनाया गया, तो तब भी हमने ये चर्चा की थी कि कांग्रेस के लोगों में एक बड़ा जोश भर गया है कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अमरेंदु जी, क्या बीजेपी को ये लग रहा है, यानी बीजेपी के समर्थक जो उसकी असली ताकत हुआ करते थे, नेताओं की असली ताकत या किसी भी पार्टी को जीत दिलाने के पीछे सबसे बड़ी ताकत तो उसके कार्यकर्ता होते हैं जो जमीन पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी के साथ ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। बीजेपी के जो मंत्री जो पिछले बार जो थे वो अभी भी बने हुए हैं, वो तो उनकी ताकत शायद अभी भी बरकरार है, लेकिन समर्थकों की ताकत खोकर अपने कार्यकर्ताओं को निराश करके क्या बीजेपी आगे अपने सफर को जारी रख पाएगी? देखिए समिता जी, असल में जैसा आपने भी कहा कि ये चीज़ें उस समय होती हैं जब आपका केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कमज़ोर होने लगता है और कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को समझ में आने लगता है कि अब हमारे केंद्रीय नेतृत्व में क्षमता नहीं बची कि वो संगठन चला सके या फिर वो सरकार में ला सके या वो चुनाव जिता सके। तब फिर चीज़ें शुरू होती हैं। यही समिता जी का मान लीजिए 400 पार हो गया होता या 300 पार भी हो गया होता तो आज कोई इस तरीके की चर्चा बीजेपी के अंदर नहीं हो रही होती, सब मोदी जी के गुणगान एकदम से गा रहे होते। तो आज जब हार के कारण तलाशे जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने ये मान लिया कि आपकी हार हुई है, वरना आपको हार के कारण तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे वो श्रावस्ती में, सिद्धार्थ नगर में हो, चाहे वो अयोध्या में हो और चाहे वो भरतपुर में हो, मतलब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं पूरे देश भर से बीजेपी के अंदर से कि किस तरीके से वहाँ जूतम पैजार हो रही है आपस में ही जो है, और फिर ये ठीकरा हार का किसके सिर फोड़ा जाए, इसकी जिम्मेदारी मतलब किसकी ये तय की जाए, इस पे जो चर्चाएं हो रही हैं, इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की हार हुई है, तभी हार के कारण तलाशे आ रहे हैं। और अगर हार नहीं है तो फिर हार के कारण तलाशी की जरूरत ही नहीं, जश्न मनाइए, आप तो जो है सरकार बना चुके हैं, मोदी जी तीसरी बार आ चुके हैं, फिर तीसरी बार मोदी जी आ गए हैं, तो फिर हार किस लिए तलाशी आ रहे हैं? इसका मतलब सर मित्रा जी कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ज़बरदस्त तरीके से अनरेस्ट है और वो नरेंद्र मोदी को लेकर के ही है। चूँकि जो राजस्थान से खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ जो समीक्षा बैठक हुई हैं उस बैठक में ये कहा गया कि साहब विपक्ष ने ये चूँकि चला दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और हम इसका मुकाबला नहीं कर पाए और संविधान खत्म हो जाएगा, इसका मुकाबला नहीं कर पाए। यानी कि अगर आप इस विपक्ष की किसी प्रोपेगेंडा का कह लीजिए या विपक्ष की किसी दावे का या किसी बात का अगर आप मुकाबला नहीं कर पाए और आपका प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे थे वो 400 पार की बातें कर रहा था, वो अगर उल्टी पड़ रही थी, तो ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को दोष देने की कोशिशें अब बीजेपी के अंदर से शुरू हो गई हैं कि इस हार के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। हमने देखा था समिता जी की किस तरह की जो सहयोगी दल है वो तो लगातार इस बात को कह ही रहे थे कि इस पर जो 400 पार का नारा था या संविधान को जो ख़त्म करने की बातें थी उससे जो है सहयोगियों को नुकसान हुआ। एकनाथ शिंदे का हम लोगों ने पहले बयान सुनवाया था कि एकनाथ शिंदे किस तरीके से कह रहे हैं और फिर उसको हंसी में इस बात को कहना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से वो खींच निकाल रहे हैं और नरेंद्र मोदी को कहा जाए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस हार के लिए। ये हम लोगों ने देखा। छगन भुजबल का बयान भी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आया। ओम प्रकाश राजभर का बयान था, वो भी हमने देखा कि 400 पार के नारे को लेकर के किस तरह की बातें थी। तो ये जो बातें समिता जी सामने आ रही हैं इससे हिसाब समझा सकता है कि एनडीए और बीजेपी में अब दरार बढ़ रही है और चुनावी नतीजों के बाद अगर आप हार के कारण तलाश रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप ये मान करके बैठे हैं कि आप हारे हुए हैं। और समिता जी, परसों से संसद का सत्र शुरू होना है और संसद के सत्र शुरू होने से पहले अगर इस तरीके की रिपोर्ट सौंपी जा रही हैं पार्टी के नेतृत्व को कि आप यूपी के अध्यक्ष जो वो जाकर के रिपोर्ट सौंप रहे हैं, फिर मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र से आएंगे, फिर मालूम पड़ेगा कि राजस्थान से आएंगे, फिर हरियाणा से आएंगे, तो इस तरीके की रिपोर्ट्स अगर आएंगी तो जाहिर सी बात है कि ये सदन के अंदर भी बीजेपी का मनोबल गिराएंगी इस तरीके की रिपोर्ट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनका भी मनोबल गिरेगा, जो कि अभी से गिरा हुआ दिख रहा है। चूँकि राहुल गांधी जिस तरीके से हमले कर रहे हैं और पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के पीछे एक तरीके से एकजुट नज़र आ रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी का भी मनोबल गिरा हुआ है। और इस मनोबल गिरने का कारण यही है कि चूंकि जगह जगह पे हार हुई और हार का ठीकरा जो है वो अब सब तमाम जगहों से मोदी के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि आपका जो 400 पार का नारा था उसकी वजह से हार हुई। और देखिए समिता जी, ये सिर्फ चुनाव के बाद की चीज़ें नहीं हैं, चुनाव से पहले ही ये संकेत मिलना बीजेपी को शुरू हो गए थे कि बीजेपी हार रही है और नरेंद्र मोदी के चेहरे में अब कोई दम नहीं है। हम लोगों ने देखा था कि इंदौर में गए थे जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और उनका बयान सामने आया था कि किसी लहर के भरोसे मत रहो, बहुत तगड़ा जो है कंपटीशन मतलब फाइट है। ये जेपी नड्डा का बयान हम लोगों ने सुना था जिस तरीके से आया था अखबारों में और
तमाम मीडिया में। तो यानी कि पहले ही आभास हो गया था बीजेपी को कि नरेंद्र मोदी के चेहरे में अब कोई क्षमता नहीं बची है। इसी तरीके से जो नवनीत राणा है, जो पहले इंडिपेंडेंट सांसद थी, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गई, उन्होंने भी कह दिया था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाना है और अपने दम पर चुनाव लो। ये उनका बयान जो था चुनाव शुरू होते ही एकदम से आ गया था। तो यानी बीजेपी को ये एहसास हो गया था समिता जी कि नरेंद्र मोदी में अब क्षमता नहीं बची है और वो अब चुनाव नहीं जितवा सकते। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और ख़ासतौर से मोहन भागवत के बयान के बाद जिस तरीके से रिपोर्ट्सबाजी सब ये हो रही है और रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराने का एक तरीके से काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी अब इससे किस तरीके से निपटते हैं, ये नरेंद्र मोदी के अपने कौशल पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर पार्टी के अंदर से इस तरीके की चीज़ें उठ रही हैं और ये चीज़ें आ रही हैं, सहयोगी दल भी इस तरह की बातें कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है समिता जी कि इसका अक्स जो है वो अब लोकसभा के अंदर भी दिखाई पड़ेगा। लोकसभा के अंदर बीजेपी हताश नज़र आएगी और चूंकि बैकफुट बीजेपी नज़र आ रही है, जिस तरीके से सरकार बनते ही और उसी दिन घोटाले आना शुरू हो गए इस सरकार के, तो ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी और बीजेपी का दोनों का मनोबल तोड़ने वाली होंगी। एनडीए के अंदर भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का तालमेल ठीक ठाक नहीं है, तो इसलिए दिक्कतें और ज़्यादा आएंगी समिता जी। बिल्कुल दिक्कतें बढ़ने वाली हैं बीजेपी की, और ये एक अलग ही खेल हो रहा है इस समय सियासत में, जहां पर जीतने के बाद जो जीती हुई पार्टी है और जो सत्ताधारी पार्टी है उसका मनोबल गिरा हुआ है, और जबकि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनके हौसले जो है वो बुलंद हैं। आपने जिक्र किया था अमलेंदु जी राजस्थान का, तो वहां पर मैं बता दूं कि राजस्थान की इस बार 25 में से 11 सीटें बीजेपी ने वो हार गई, और उसने उसकी जो समीक्षा की अभी पिछले दिनों, उसमें उसने ये बताया कि भाजपा मुख्य रूप से अपने ही नेताओं को जिम्मेदार मान रही है, और केंद्रीय नेतृत्व यानी जो नड्डा को, चाहे अमित शाह और मोदी को जो भी रिपोर्ट भेजी गई होगी, उसमें लिखा है कि नेताओं की आपसी खींचतान, नेताओं और कार्यकर्ताओं के चुनाव में सक्रिय नहीं रहने, आधा दर्जन सीटों पर गलत टिकट वितरण, वरिष्ठ नेताओं के अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर नहीं निकलने, कांग्रेस की ओर से आरक्षण समाप्त करने को लेकर फैलाए गए भ्रम, और भाजपा की ही एक प्रत्याशी द्वारा संविधान बदलने के लिए एनडीए को सत्ता में लाने को लेकर दिए गए बयान के कारण नुकसान हुआ। ये जो है ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मतलब अब हम जानते हैं कि ज्योति मिर्धा थी नागौर की प्रत्याशी, जिन्होंने ये कहा था कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, और मोदी उसके बाद घूम घूम कर ये बोलते रहे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अमलेंदु जी, इसमें उन्होंने एक बात नहीं लिखी, या लिखी भी होगी तो वो जाहिर नहीं हुई है कि मोदी ने जो बांसवाड़ा में बयान दिया था, मंगलसूत्र वाला बयान, मेरा ख्याल है वहीं पर उन्होंने दिया था, और उसका भी नुकसान देखा गया है। तो पता नहीं मोदी के भाषणों के नुकसान की इस बार ये लोग चर्चा कर रहे हैं या नहीं, कि बीजेपी के हार के कारणों में मोदी ने जितना एक माहौल बनाया, जो वो मुद्दों की बात उन्होंने नहीं की, और मुद्दों को छोड़कर उन्होंने बाकी सारी बातें की। वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात करते रहे, वो हिंदू मुस्लिम और फिर मंदिर बनाने का श्रेय पहले लेते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने उस मुद्दे को छोड़ दिया। फिर वो मटन, मछली, गाय, मंगलसूत्र, भैंस, सब पर उन्होंने चर्चा कर ली। तो आपको क्या लगता है अमलेंदु जी की क्या बीजेपी में कहीं ना कहीं इस बात पर भी मंथन होगा कि मोदी के भाषणों में मुद्दों का जिक्र ना होना, क्या इसकी वजह से भी बीजेपी को हार मिली? और अब जो कि परसों से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, और संसद जो है वो बैठती ही मुद्दों पर चर्चा के लिए है, लेकिन 10 साल तो बिना मुद्दों पर बात की और केवल मनमाने कानून बनाने का काम मोदी सरकार ने किया है। लेकिन इस बार जो है, चाहे हम अग्निवीर को लेकर देखें, चाहे अभी ये जो परीक्षाओं में धांधली हुई है, या शेयर घोटाला स्कैम, ये सारी बातें जो हैं इस बार विपक्ष इनको लेकर ही चर्चा करने वाला है। आपको क्या लगता है कि विपक्ष की इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, और बीजेपी इसमें कैसे फंसने वाली है? एक तो समिता जी, विपक्ष एक तो एकजुट है पूरी तरीके से, और एनडीए के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ अंदरूनी काफ़ी ज़्यादा विवाद हैं, खासतौर से स्पीकर के पद को लेकर के। अभी तक एनडीए के घटक दलों, जो बड़े घटक दल हैं, खासतौर से देखा जाए तो जेडीयू और टीडीपी, इनकी तरफ से कोई स्पष्ट बातें नहीं आई है। केवल केसी त्यागी का एक बयान जो है वो सुनने को मिला है, इसके अलावा किसी और का कोई बयान स्पीकर के पद को लेकर के बीजेपी के समर्थन में नहीं मिला है। अब जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया भर्तृहरि मेहताब को, जो ये बीजेपी के सांसद हैं और 6 बार सांसद रहे हैं वो बीजू जनता दल से, और इस बार वो बीजेपी से जीत करके आए हैं, तो उनको जिस तरीके से नियुक्त किया गया उसको लेकर के भी विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर है, और विपक्ष जो है वो इसकी तैयारी कर रहा है। कल जिस तरीके से बातें कही गई हैं, और जो गौरव गोगोई ने खास तौर से कहा और जयराम रमेश ने भी कहा कि भाई आपने के सुरेश को इसलिए आपने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त नहीं किया चूँकि वो एक दलित हैं,
और चूंकि प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलवाएंगे सांसदों को, जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी को भी शपथ जो है फिर के सुरेश के हाथों से ही लेनी पड़ती। और हमने देखा कि किस तरीके से जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया उसमें भी जो राष्ट्रपति थे दलित थे रामनाथ कोविंद, उनको नहीं बुलाया गया, और जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस समय जो आदिवासी हैं हमारी राष्ट्रपति, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये कुल मिलाकर के यानी आपने दलितों के साथ आपका जो व्यवहार है खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हालांकि उनकी पुस्तक जो है काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही है, वो कर्मयोगी नाम से रही थी, बाद में उसको वापस ले लिया गया, उसमें उन्होंने वाल्मीकियों के विषय में बहुत ओछी टिप्पणियाँ की थी, फिर उसको वापस लिया गया किताब को। तो ये उनकी मानसिकता को लेकर के आता है। तो सर मित्रा जी, अब ये जो इस प्रोटेम स्पीकर का मसला भी ये है, ये सिर्फ इसमें दो एंगल हो गए। अब एक तो ये कि आपने जो परंपराएं थी उनका उल्लंघन किया, आपने सबसे सीनियर जो था सांसद उसको आपने प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया, आपने अपने सांसद को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। दूसरा ये कि आपने जो दलित सांसद था आपने उस मतलब आपको दलित के हाथों शपथ नहीं लेनी पड़े तो आपने उसको काट करके एक सवर्ण को आपने बना दिया स्पीकर। तो अब ये मसला भी जाकर के सदन के अंदर उठेगा सर मित्रा जी, और ये बीजेपी को और ज़्यादा परेशान करने वाला है। इधर इंडिया गठबंधन जो है उसका फ्लोर मैनेजमेंट सर मित्रा जी शुरू हो गया है। पी चिदम्बरम जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे, वो जाकर के ममता बनर्जी से परसों उनकी मुलाकात हुई है, और ये बताया जाता है खबरें जो है कि वो ममता बनर्जी से लेकर के इसको बात हुई है कि इंडिया गठबंधन का फ्लोर मैनेजमेंट किस तरीके से हो ताकि सदन के अंदर कोई भी जो है विभाजन इंडिया गठबंधन में दिखाई ना पड़े। और ममता बनर्जी इस बात को तैयार है, चूंकि अधीर रंजन चौधरी अब जो है वो बाहर हो गए हैं, नहीं है, तो अधीर रंजन चौधरी की वजह से ही वहाँ बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन का वो सीटों का तालमेल वगैरह सब नहीं हो पाया था बंगाल में, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है, तो ममता बनर्जी इसको लेकर के तैयार हैं। बाकी विपक्ष के लोग भी जो है वो सारी बातें वही बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं। तो अब ये जिस तरीके से सदन के अंदर फ्लोर मैनेजमेंट होगा, उस फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर के बीजेपी परेशान है, क्योंकि उसका फ्लोर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। खबरें ये है कि बीजेपी ने अपनी बैठक बुलाई स्पीकर को लेकर के, उसमें टीडीपी शामिल नहीं हुई, और टीडीपी ने अपनी कोई बैठक बुलाई, अब पता नहीं ये सच है गलत है, लेकिन खबरें हैं इस तरीके की, उसमें बीजेपी शामिल नहीं हुई। तो यानी ये एक विवाद जो है वो चल रहा है। इधर इंडिया गठबंधन ने जो कहा पहले कि भाई ठीक है हम कंसेंसस पे पहुंचना चाहते हैं, सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हो, चूँकि अभी तक सर्वसम्मति से होते रहे और सर्वसम्मति से अगर होगा तो हम डिप्टी स्पीकर पे मान जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी ने जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर को घोषित कर दिया, उसके बाद अब ये साफ हो गया कि बीजेपी किसी भी तरीके से सर्वसम्मति की बात करना नहीं चाहती है। उसका रास्ता जो पुराना वही झगड़े वाला रहेगा, और सदन को नहीं चलने देना बीजेपी चाहती है। आज ही जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री नए बने हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक 5 मिनट का लगभग एक वीडियो संदेश जारी कर करके दोष जो है वो कांग्रेस के ऊपर बढ़ा है कि भाई हमने तो कोई परंपरा का उल्लंघन नहीं किया और कांग्रेस ऐसा करती है वैसा करती है, वो तमाम बातें उन्होंने कही एक तरीके से। यानी कि वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो बीजेपी की हठधर्मिता है और स्पीकर पद को लेकर के बीजेपी की जो हठधर्मिता है उसको सिरे से नकार रहे हैं और दोष वो विपक्ष के ऊपर दे रहे हैं। यानी इसका मतलब सर मित्रा जी ये है कि तैयारियां शुरू हो गई हैं कि शपथ के साथ ही विवाद सदन के अंदर शुरू हो, और ये सरकार जो है सदन नहीं चलने दे, इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूत है, उसने भी तय कर लिया है कि विवाद तो होंगे, वो विवाद जो होंगे उस पर विवाद भी होगा, लेकिन जनता के मुद्दे जो हैं वो किसी भी हाल में उनके नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश करे। तो अब सदन के अंदर मुद्दे उठेंगे। राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके तुरंत बाद एग्जिट पोल और शेयर घोटाले को लेकर के जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जेपीसी की मांग की, फिर कहा कि इसको हम सदन में उठाएंगे। कल उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस मसले को हम सदन के अंदर उठाएंगे। यानी कि सर मित्रा जी 2 बड़े घोटाले जो हैं इस सरकार के, जो सरकार बनते ही सामने आए हैं उनके ऊपर विपक्ष जो है वो सदन के अंदर चर्चा की तैयारी कर चुका है। ये बीजेपी के लिए परेशानी वाली चीज़ें होंगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एनडीए और बीजेपी में दरार साफ दिखाई पड़ रही है। विपक्ष एकजुट है, खासतौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है, फ्लोर मैनेजमेंट उसका हो चुका है, मुद्दे उसके तय हो चुके हैं। जनता के मुद्दों पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को यह मौका कतई नहीं दिया जाएगा कि वो जनता के मुद्दों को दरकिनार कर सके। ये जो है वो इंडिया गठबंधन की रणनीति तैयार हो गई है। खबरें ये भी हैं कि जो नॉन एनडीए दल हैं और जो नॉन इंडिया दल हैं उनसे भी इंडिया गठबंधन की तरफ से संपर्क करने की खबरें आ रही हैं। खबर ये है कि शायद जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कोई संपर्क साधा है आंध्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर पार्टी के नेता जगनमोहन रेड्डी, उनके साथ में कि आप सदन में अब
इंडिया गठबंधन के साथ रहिए, विपक्ष के साथ आप रहिए। आपने पिछले 10 सालों तक जिस तरीके से बीजेपी की मदद की है उसका नतीजा आपने देख लिया कि आपके साथ क्या नुकसान आपकी पार्टी को उठाना पड़ा। तो यानी दूसरी तैयारियां भी इंडिया गठबंधन की तरफ से शुरू हो गई हैं। तो ये तैयारियां शर्मिष्ठा जी जो हैं ये बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगी। और चुनाव नतीजों के बाद जिस तरीके से आपने राजस्थान का हवाला दिया कि राजस्थान में क्या क्या उस रिपोर्ट में कहा गया है, वो सीधी बात है कि वो नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया जा रहा है उसमें। और उस 400 पार के नारे की बात की जा रही है। लोगों ने उस समय भी सवाल उठाए थे जब बीजेपी कहती थी कि नहीं ये उनके व्यक्तिगत विचार होंगे, पार्टी का विचार नहीं है। क्या अगर ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं और पार्टी अगर इससे असहमत है कि 400 पार का नारा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि संविधान बदलना है, तो फिर आप इन लोगों को निकाल के पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? ये चीज़ें आई हैं। अब जो राजू दास को लेकर के शर्मिष्ठा जी आपने बताया था, महंत राजू दास को लेकर के अयोध्या से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको साफ तौर पे जाहिर करता है। यानी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर अब दोष मढ़ना बीजेपी ने शुरू कर दिया। और इसीलिए समझा जा सकता है शर्मिष्ठा जी कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई और उसमें नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल का नेता क्यों नहीं चुना गया। क्योंकि जो सांसद भी चुन कर के आए हैं वो ये कहते उस बैठक के अंदर कि मोदी जी आपका इस हमारी जीत में कोई योगदान नहीं है, आप खुद हारते हारते बचे हैं और आपके नारों की वजह से और आपने जिस तरीके से मटन, मंगलसूत्र, मछली और इस सब पे आपने बातें की, भैंस खोल के ले जाएंगे, इस सब की वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। लोगों के बीच में संदेश गया कि ये प्रधानमंत्री जो अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, ये जब इस समय इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इस सत्ता में आने के बाद किस तरीके की बातें करेंगे और ये देश को किस तरीके से चलाएंगे और देश को तोड़ने की, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में उठते, इसलिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई और अभी भी बीजेपी संसदीय दल का कोई नेता नहीं चुना गया शर्मिष्ठा जी। तो ये साफ तौर पे बीजेपी और एनडीए के अंदर जो दरारें पड़ रही हैं और उन दरारों के पीछे किस तरीके से नरेंद्र मोदी हैं, जिनको पहले डिवाइडर इन चीफ एक विदेशी पत्रिका ने लिखा था, वो डिवाइडर इन चीफ देश को भी बांट रहे हैं, समाज को भी बांट रहे हैं, एनडीए को भी बांट रहे हैं और यहाँ तक कि अब पार्टी के अंदर भी जो है वो उस डिवाइड की लंबी लाइन जो वो खींच रहे हैं, डिवाइडेशन की, मतलब डिवाइड कर रहे हैं पार्टी को भी, अपनी पार्टी को भी। तो यानी वो डिवाइडर इन चीफ जो कहा गया था, मुझे लगता है कि शायद वो उनके लिए सही संज्ञा दी थी या पता नहीं उस पत्रकार ने क्या सोच कर उनको ये संज्ञा दी और क्या उसके पीछे उसकी मंशा रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार उस बात को, उस हेडलाइन को जो है डिवाइडर इन चीफ को सच साबित करते हुए नजर आ रहे हैं शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, मोदी जी का अपना उथलापन और किसी का सगा न होने की बीजेपी की जो आदत है और खासतौर पर ये आदत कि जिसका इस्तेमाल करे आखिर में उसी को छोड़ दे, ये इन्हीं सारी वजहों से अब एनडीए के साथी तो उससे रुष्ट हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के भीतर भी अब एक दरार जो है वो बनती हुई दिख रही है। जाहिर है मोदी से बहुत अनुभवी और बहुत काबिल सांसद इस समय भी मौजूद है पार्टी के भीतर, लेकिन जो राहुल गांधी का आरोप है कि जो मोदी सरकार सूट बूट की सरकार रही, उद्योगपतियों की सरकार रही और शायद यही वजह है कि अभी तीसरी बार भी मोदी सत्ता में इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि वो उन उद्योगपतियों को लाभ दे सकें जिनको पिछले 10 सालों में वो देते आए हैं। और यही वजह है कि दूसरे नेता, जो दूसरे सांसद जो मोदी से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करके लौटे हैं और बल्कि उनसे ज्यादा अनुभव भी है जिन लोगों का, प्रशासनिक अनुभव भी, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, लगभग उनका भी प्रशासनिक अनुभव जो सरकार संभालने का उतना ही है जितना मोदी जी का है, लेकिन फिर भी उनको एक बहुत बड़ी उनकी एक इमेज बना दी गई और उसके सामने बाकी नेताओं को बौना दिखाने की कोशिश जो बीजेपी ने की है। और बल्कि उसके बीजेपी के रणनीतिकारों ने तो यहाँ तक किया था कि वो उन्होंने भगवान राम को भी मोदी के सामने छोटा दिखाने की कोशिश की थी और यही वजह थी कि अयोध्या में बीजेपी को मात मिली। और यूपी में जब बीजेपी की हार की जो समीक्षा हो रही है उसमें एक बड़ा, मतलब उसमें ये भी देखा जा रहा है कि बलिया, गाजीपुर, रॉबर्ट्सगंज, सलेमपुर, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन सब सीटों पर तो बीजेपी हारी, लेकिन अयोध्या क्यों हारी, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी को चुभ रहा है और मेरा ख्याल है ये आने वाले लंबे वक्त तक चुभता ही रहेगा। और शायद यही वजह है कि जब वहां के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और वो डीएम नीतीश कुमार ये लोग आए तो इनके बीच में जो एकदम बहुत तीखी बहसबाजी हो गई और उसके बाद हुआ ये कि राजू दास का जो उनका गनर है, ये बताया जा रहा है खबरों में कि उसको वापस जाने का कह दिया गया। तो अब राजू दास ये कह रहे हैं कि अगर मेरी जान को खतरा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। यानी अब ये योगी और मोदी के बीच जो एक रिफ्ट की बात है वो वापस सामने यहाँ दिखाई दे रही है। और महंत राजू दास ने ये कहा कि जब आचार संहिता लागू थी और मेरे क्षेत्र में 1 महीने में चुनाव था तो लोगों को मकान खाली करने का नोटिस या फिर तोड़फोड़ का नोटिस देना उचित नहीं था। इन चीजों को लेकर अयोध्या वासियों के मन में ऐसा भाव आया जिस वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पाए और तो ये जिम्मेदारी वो अधिकारी और प्रशासन की बता रहे हैं।
और उसके बाद जो उनकी डीएम से बहस हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी बातों का जिक्र है, लोकतंत्र में इतने पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस अधिकारियों को हमारी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्या हम बात को कह भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते? क्या लोकतंत्र में मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं कह सकूं? अमरिंदु जी, यहाँ कितनी सुविधा से यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है और अपने हक की बात हो रही है। यही हक तो वो सारे छात्र भी दिखा रहे थे जो नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर, या अभी जो यूजीसी नेट की परीक्षा खारिज हो गई, एक और परीक्षा भी उस पर भी आ रहा है। मतलब जो परीक्षाएं खारिज हो रही हैं, पेपर लीक की जो बात हो रही है, उस पर जब छात्र प्रदर्शन करने जाते हैं, या दिल्ली में जब अगर पानी को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने जाती है, लोकतंत्र है, अपनी बात रख रही है, तब आप उन पर पानी की बौछारें करते हैं। हमारे किसान जो लगातार अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आना चाहते थे, वहां आपने उनको रोक दिया। ये लोकतंत्र की बात अपने सुविधा से करना, और यहाँ पर ये सारी बातें अब जो आ रही हैं बीजेपी के भीतर से निकल के, कि जहां उनको सुविधा होती है वहां वो लोकतंत्र का हवाला देते हैं, जहां नहीं होती है वहां वो लोकतंत्र को खत्म कर ले, यानी संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो ये बीजेपी का दोहरा रवैया क्या उस पर भारी पड़ेगा? एक सवाल ये। और दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, जो आपने जिक्र किया कि जो गैर एनडीए और गैर इंडिया गठबंधन, मतलब जो ऐसे दल जो न दोनों में से किसी के साथ नहीं है, इनमें जगनमोहन रेड्डी का नाम आपने बता दिया, जिनके ऊपर अभी बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई है आंध्र प्रदेश में। उधर बीजू जनता दल, क्या ये भी मतलब कहीं ना कहीं अब नवीन पटनायक को भी ऐसा लग रहा होगा कि उनके भी पीठ पर छुरा भोगा गया है? क्या ऐसे में संसद में बीजेपी की हालत, अगर टीडीपी और जेडीयू साथ नहीं देते हैं, या किन्हीं वजहों से, जो ऐसा ममता बनर्जी भी वहां कोशिश कर रही है कि बहुत सारे सांसद बीजेपी के उनके संपर्क में हैं अभी, है, तो क्या ये जो ऐसे दल जो दोनों में से किसी के भी साथ नहीं है, दोनों गठबंधनों में से किसी के भी साथ नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो किसके साथ जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी हावी हो गया है बीजेपी पर और एनडीए पर? देखिए समिता जी, एक तो जिस तरीके से जो पहला सवाल था कि दोहरा चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का सामने आ रहा है, और किस तरीके से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर से जो स्वभाव है, जो लोग समझ रहे हैं कि वो एक तरीके से कहा जाए किसी के सगे नहीं हैं, और जिसकी पीठ पे हाथ फेरते हैं या पीठ पे हाथ रखते हैं, मालूम पड़ता है कि उसी की पीठ में जो है वो एक तरीके से काम कर देते हैं। तो ये चीज़ें अभी एक जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय सिंह, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है समिता जी, और वो कह रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके पिताजी यानी शिवराज सिंह चौहान को लोग बहुत चाह रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान को बहुत सम्मान जो है दिल्ली से लेकर के, और दिल्ली सम्मान दे रही है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं। अब अगर शिवराज सिंह को लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सम्मान दे रहे हैं सवित्रा जी, तो अपमान फिर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी में किसका हो रहा है? तो कार्तिकेय सिंह कहना क्या चाहते हैं ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि कार्तिकेय सिंह का, जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, उनका मकसद क्या है ये कहने का कि दिल्ली भी बहुत सम्मान कर रही है शिवराज सिंह चौहान का, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक शिवराज सिंह चौहान का बहुत सम्मान किया जा रहा है, बहुत सम्मान हो रहा है। तो ये वो बताना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि कार्तिकेय सिंह का इशारा उस तरफ है जहाँ शिवराज सिंह चौहान अपनी राजनीति के तहत, या एक तरह से कहा जाए कि वो जिस तरीके की राजनीति करते रहते हैं बड़ा मीठा बनने की, उस मीठे बनने की उसमें जाकर के शिवराज सिंह चौहान सीधे सीधे प्रहार नहीं कर रहे हैं, तो उनके बेटे जो हैं वो सीधे सीधे एक तरीके से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो हो गया समिता जी किस तरीके से बीजेपी की अंदरूनी चीज़ें हैं, और ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी ना बाहर के लोगों के किसी के सगे हैं और ना पार्टी के अंदर किसी के सगे हैं, और किस तरीके से उन्होंने जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है, बल्कि जो कहा है मोदी जी के मुकाबले फर्स्ट लाइन लीडरशिप समझी जा सकती है। यानी शिवराज सिंह चौहान तो नरेंद्र मोदी से सीनियर हैं, गडकरी नरेंद्र मोदी से सीनियर हैं, राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी से सीनियर हैं। तो ये सारे सीनियर लोगों को किस तरीके से किनारे लगाया है नरेंद्र मोदी ने, और अभी भी उनकी जो है वो स्वभाव मतलब बदला नहीं है, उसी पे वो काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से सामने समिता जी आ रही हैं। अब दूसरा जो है कि क्या जो दूसरे दल हैं, जो आपका दूसरा सवाल था कि ये दूसरे दल जो हैं ये किस तरफ जाएंगे, इसमें केस में जो YSRCP के नेता हैं जगनमोहन रेड्डी, उनको तो समझ में आ गया कि बीजेपी के साथ जाने का नतीजा क्या होता है। आपकी पार्टी बुरी तरीके से हारी, आप वहाँ जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ थे लगभग, आप वहाँ से जाकर के एकदम बिल्कुल ज़मीन पे आ गए। वहाँ आप जो है दाही का आंकड़ा मुश्किल से पार कर पाए, लोकसभा में आपके कम हो गए ज़बरदस्त तरीके से, सारी सीटें एक तरीके से कहा जाए वो एनडीए जीत करके वहाँ ले गया। चंद्रबाबू नायडू जिनको आपने जेल में भेजा था वो वहाँ आके मुख्यमंत्री बन गए, और आते ही उन्होंने सबसे पहला काम जो था वो आपके ऊपर बुलडोजर चलाने का किया।
तो ये समझ में आ गया कि मोदी जी के साथ जाने का नुकसान जगन मोहन रेड्डी को क्या है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जगन मोहन रेड्डी थोड़े भी समझदार व्यक्ति होंगे तो अब बीजेपी की मदद करना बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो अब जगन मोहन के ऊपर निर्भर नहीं है, उसके पास आंध्र से ही दूसरा दल जो है वो उनका एक तरीके से सहयोगी है, तो उनके ऊपर ज़्यादा उनकी निर्भरता है। तो मुझे लगता है कि जगन मोहन रेड्डी भी फिर इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। नवीन पटनायक को लेकर के अभी थोड़ा संदेह बाकी इसलिए है कि नवीन पटनायक ने पता नहीं क्या अभी तक जो है वो सबक लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन नवीन पटनायक के की जिस तरीके की राजनीति रही है वो एक तरीके से कहा जाए, मतलब चुनाव से पहले तो वो बीजेपी के साथ मिल के लड़ना चाहते थे, और सीटों के बंटवारे को लेकर के जब बातचीत नहीं हुई तब फिर बीजेपी ने, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन पटनायक के खिलाफ ही व्यक्तिगत तौर पर जो था बहुत ओछा अभियान जो था वो चलाया, चुनाव अभियान। और उसके बाद फिर वहाँ बीजू जनता दल की किस तरीके से हार हुई ये हम लोगों ने देखा है, और किस तरीके से वो एकदम सिमट के रह गए और बीजेपी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वहाँ चुनाव जीत करके आ गई। तो अगर नवीन पटनायक इससे भी सबक नहीं लेते, हालांकि अब उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी है और बीमार भी वो बताए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अब देखना ये कि नवीन पटनायक की चिंता अपनी पार्टी को बचा के रखने की है या नरेंद्र मोदी के साथ संबंध निभाने की है। अगर उनकी चिंता अपनी पार्टी को बचा के रखने और उड़ीसा में प्रासंगिक बने रहने की होगी तो निश्चित तौर पर फिर वो भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ अब नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उनकी चिंता अपनी पार्टी को लेकर के, उसकी सर्वाइवल को लेकर के नहीं है, और ये है कि किसी तरीके से जो केंद्र में सरकार है उसके साथ संबंध बना करके रखे जाएँ, तो फिर वो फिर जो एनडीए के साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके विषय में अभी कोई सही विश्लेषण या कोई टिप्पणी अभी करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि नवीन पटनायक क्या फैसले लेते हैं आगे चल करके ये देखना होगा एक तरीके से। तो अभी मतलब जो बाकी दल जो हैं उनमें निश्चित तौर पे जो इंडिया में भी नहीं है और एनडीए में भी नहीं है, उनका झुकाव एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो इंडिया की तरफ होगा। इसको हम समझ सकते हैं। बाकी अब क्या आगे रणनीति होती है और किस तरीके से बीजेपी जो है सदन को चलाने की कोशिश करती है, सदन को चलाती है, ये आने वाला समय जो बताएगा। अभी तो स्पीकर को लेकर के काफ़ी विवाद होना है। अब वो विवाद जो हालांकि किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जो ये सत्य है ये तो केवल जो है वो उसमें कोई चर्चा नहीं होती है, यानी कि वो इशारा दे रहे हैं कि हम आपको चर्चा नहीं करने देंगे, यानी सदन को वो डिस्टर्ब करेगी सरकार। ये उन्होंने इशारे अभी से दे दिए हैं किरण रिजिजू ने कि इसमें कोई चर्चा नहीं होती है, कोई मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, ये तो धन्यवाद प्रस्ताव होता है और शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद मतलब ये वेलकम सेशन होता है, इसमें कोई बातें नहीं होती, इस तरह की वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इस बात पे आमादा है कि चाहे वेलकम सेशन हो चाहे कोई सा सेशन हो, जनता के मुद्दे किसी वेलकम सेशन की और किसी हनीमून पीरियड की इजाज़त नहीं देते हैं। क्योंकि जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके लिए जब भी सेशन होगा उसमें मुद्दे उठेंगे और इसके ऊपर वो इंडिया गठबंधन एकजुट है इसको लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए और बीजेपी के अंदर जो दरार है उस दरार को और चौड़ा करना चाहेगा इंडिया गठबंधन। दूसरी जो एक बड़ी बात समित्रा जी वो ये है कि नीट की परीक्षा को लेकर के और जो दूसरी परीक्षाएँ हैं जो पेपर लीक हो रहे हैं जो स्थगित की जा रही हैं, एनडीए के जो दो बड़े सहयोगी हैं जनता दल यू और तेलुगु देशम, इनका कोई भी बयान अभी तक इस पर नहीं आया है जो कि ये साबित करे कि ये सरकार के साथ इस मसले पर कहीं भी खड़े हुए दिखाई पड़ते हों। तो क्या ये दोनों दल भी जो हैं ये इस मसले पे विपक्ष के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई देंगे सदन के अंदर? और अगर समित्रा जी ऐसा होता है, क्योंकि विपक्ष मजबूर करेगा कि आप इस भ्रष्टाचारी सरकार के साथ अगर आप खड़े हुए हैं तो फिर आपके राज्यों में क्या राजनीति है उसको लेकर के इनको बेनकाब किया जाएगा। तो हो सकता है कि इस मसले पर भी ये सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं, दो खासतौर से बड़े, जिनका नीट के मसले पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ये फिर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आएँ। और अगर ऐसा होता है, हालांकि हम इसकी कोई आशा नहीं करते ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो सकता है वो चुप्पी भी करें, उस पर वॉकआउट करें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो वॉकआउट भी करते हैं और सदन के अंदर भी अगर चुप रहते हैं तब भी बीजेपी इस मसले पे यानी जो भ्रष्टाचार का मसला है उस पर बीजेपी अकेली पड़ती हुई नजर आएगी। और नरेंद्र मोदी के ऊपर इस मतलब कहा जाए सरकार के शुरुआत में इस लोकसभा के जो वेलकम सेशन एक तरीके से होगा उसमें ही भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के नरेंद्र मोदी ज़बरदस्त तरीके से घिरते हुए नजर आएंगे। अब ये उनका अपना रणनीतिक कौशल और राजनीतिक कौशल होगा कि वो किस तरीके से इससे साहब बच करके निकल के आते हैं या सब कुछ स्पीकर के ऊपर सौंप देते हैं कि स्पीकर ही सरकार को बचाए, जैसा कि हमने पिछले 2 बार जो है वो हमने सदन के अंदर देखा कि किस तरीके से स्पीकर जो है लगातार सरकार को बचाते रहे। और पिछला कार्यकाल जो था ओम बिरला साहब का, वो तो बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ख़राब कार्यकाल जो है 70 सालों में इतना ज़्यादा खराब कार्यकाल किसी स्पीकर का समित्रा जी नहीं रहा होगा जितना कि ओम बिरला का रहा हो। किस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादाओं को सदन के अंदर बार बार तार किया गया, ये देश ने लगातार देखा। आशा करनी चाहिए कि उस तरीके की परिस्थितियाँ कम से कम इस 18वीं लोकसभा में उत्पन्न ना हो समित्रा जी।
बिल्कुल, और ये तभी होगा अमरेंदु जी जब स्पीकर पर भी इंडिया गठबंधन का मतलब उसका रोल उतना ही महत्वपूर्ण अगर बना रहा कि हाँ, अगर सब, जैसा कि राजनाथ सिंह अभी कोशिश कर रहे हैं कि सबकी सहमति से स्पीकर का चयन हो जाए, क्योंकि अगर स्पीकर का चुनाव होने की नौबत अभी तक नहीं आई है, और अगर ये ऐसी नौबत आई तो ये भी मोदी सरकार के लिए बड़ी विफलता रहेगी और एक ठप्पा मोदी जी पर ये लग जाएगा कि आप 10 सालों बाद भी आप ऐसा माहौल नहीं बना पाए या अपने साथियों का और विपक्ष के सांसदों का इतना भरोसा आप हासिल नहीं कर पाए कि आप स्पीकर एक सर्वसहमति से बना सकें। तो एक तो स्पीकर के मुद्दे पर तकरार होना, वो उसके पूरे आसार हो गए हैं। दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर भी अभी बन रहा है कि पिछले 5 साल तो आपने बिना डिप्टी स्पीकर के निकाल लिए, लेकिन अब इंडिया गठबंधन इसके लिए तैयार नहीं है। और मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि ठीक है स्पीकर आपकी पसंद का, लेकिन डिप्टी स्पीकर पे फिर आप हमारे सांसद को बैठाइए, तो फिर लोकसभा में एक बैलेंस देखने को मिल सकता है। अब देखना ये है कि इस बैलेंस के साथ मोदी सरकार काम कर सकती है कि नहीं, क्योंकि उसे आदत है एकदम मनमानी करने की, और इस बार वो खुला खेल करने की अनुमति संसद में बीजेपी को नहीं मिलने वाली है, इसके आसार दिख रहे हैं। और जैसा आपने बोला कि परीक्षाओं को मतलब जो पेपर लीक हुए हैं उनका ये पार्टियों से ऊपर का मसला है, ये किसी पार्टी की नीतिगत फैसला नहीं है, ये देश के युवाओं से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला होगा या उनके युवाओं को जो प्रभावित कर रहा है, ये एक ऐसा मुद्दा है। और इस पर जिस तरह से राहुल गांधी युवाओं के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उसका एक अलग असर देखने मिल रहा है। और अगर यहाँ पर मतलब टीडीपी और जेडीयू अगर चुप रह जाते हैं तो जाहिर है कि फिर आंध्र प्रदेश और बिहार में दोनों ही पार्टियों को अपने जो विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में अभी तो हो गए, लेकिन 5 साल बाद तो फिर आपको जाना ही है चुनाव में, और बिहार में तो अभी नीतीश कुमार को वापस जाना ही है। तो फिर वो क्या बोलेंगे, किस मुंह से वो युवाओं के सामने उनके बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर वो किस तरह से बात कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो परीक्षा लीक मतलब पेपर लीक मामले में न केवल बीजेपी फंसी है, बल्कि एनडीए के उन साथियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह अपना पक्ष सामने रखें। राहुल गांधी ने कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की थी और उसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर छात्रों से चर्चा भी की थी, और फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह वो छात्रों के साथ हैं। क्या कहते हैं राहुल गांधी, इसको सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर। अमरेंदु जी, यहाँ पर 24 लाख छात्रों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और ये भी बता दिया कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक, और ये 24 लाख बच्चे जो हैं ये भावी मतदाता भी हैं। और अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद जब वापस लोकसभा के भी चुनाव होंगे, भले ही 5 साल बाद हो, लेकिन ये 24 लाख बच्चों के मन में, यानी ये जो मतदाता हैं, भावी मतदाता, इनके मन में बीजेपी को लेकर जो छवि बन चुकी है, ये तो अब जाहिर हो ही रहा है। एक छात्रा की भी बाइट है हमारे पास, उसको भी सुन लेते हैं कि वो किस तरह इस बात को लेकर आश्वस्त है कि कोई हो ना हो, लेकिन राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या कहती है छात्रा, इसको भी सुनते हैं। राहुल गांधी जी हमारे को पूरा सपोर्ट करेंगे, ही विल गिव व्हाट वी वांट, वो हमारे को सपोर्ट करेंगे रीनीट एग्जाम में। उन्होंने क्या कहा, जो शब्द उन्होंने कहे वो थोड़ा बता दीजिए, जो आपने बातचीत। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ है। हम जब अगर ठान लेंगे कि सब सही होगा तो फिर सब सही होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ेगा, एंड जो भी एनटीए है वो उसको भी हमारे हित में सोचना पड़ेगा, एंड काउंसलिंग पे स्टे अभी मेजर फोकस होना चाहिए। आपका नाम बता दीजिए। चेतना गुप्ता। ये जो बच्ची है ये बता रही है कि किस तरह राहुल गांधी ने ये कहा है कि अगर आप ठान लें तो फिर आपको कोई सब लोगों को आपके सामने झुकना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी आपकी बात माननी पड़ेगी। यानी यहाँ राहुल गांधी ने बच्चों को भी डरो मत वाली बात अमरेंदु जी शायद सिखा दी है। और ये सारी बातें आपको क्या लगता है, मतलब राहुल गांधी तो अभी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बने, हालांकि वो हमेशा से बीजेपी के लिए और मोदी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार अभी लोकसभा चुनाव मतलब लोकसभा सत्र
शुरू होने वाला है संसद का परसों से, और उसके पहले इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी जिस तरह से इस मुद्दे पर खड़े डटे हुए दिखाई दे रहे हैं छात्रों के साथ, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार इस पर झुकेगी? और अगर वो ये झुकती है तो क्या इसको अभी से एनडीए की एक बड़ी पराजय माना जाए कि एनडीए जो है अब उसको झुककर ही काम करना पड़ेगा और मोदी जो है वो झुकने पर मजबूर हो जाएंगे? अमलेंदु जी, देखिए समिता जी, एक तो राहुल गांधी ने या इंडिया गठबंधन ने इस सरकार को झुका दिया है शुरुआत में ही, ये तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है। और किस तरीके से झुका दिया है कि जिस समय ये नीट का मसला सामने आया पहली बार, तो उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका बयान आया कि कोई इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब चीज़ें सब ठीक ठाक हैं, ये उनका बयान था। अब जब विवाद बढ़ा और राहुल गांधी ने कहा कि हम सदन में इसको मसले को उठाएंगे और छात्रों से उन्होंने मुलाकात की, तब उन्होंने एक चैनल के साथ बातचीत में कहा है कि वो मेरी गलती थी, मैंने कह दिया था कि इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यानी कि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे और इंडिया गठबंधन जिस बात को कह रहा था वो आरोप सही थे और इसमें कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। तो अगर आप इसमें दोषी हैं तो फिर यानी शर्मिष्ठा जी जो सरकार के शुरुआती दिन हैं उनमें ही बड़ा घोटाला जो है वो भी छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ घोटाला, उनका जो जीवन मरण का प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ घोटाला सामने आ गया है। और इसमें ये सरकार जो है वो एक इसका इस पे दाग लगे हैं। पिछले 10 साल हमने शर्मिष्ठा जी देखा कि चाहे वो राफेल का मसला रहा हो, चाहे वो कोई और मसले रहे हों, चाहे वो और घोटाले रहे हों, सब पे ये सरकार जो थी वो धूल झाड़ती नजर आती थी। और पूरा जो था मीडिया से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हुई नजर आती थी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सब कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है। लेकिन अगर संसद का सत्र शुरू भी नहीं हुआ है, सांसदों ने शपथ भी नहीं ली है, और उससे पहले अगर शिक्षा मंत्री को ये स्वीकार करना पड़ जाए कि वो उनकी गलती थी, उन्होंने कह दिया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और आपको 3-3 परीक्षाएं जो हैं उनको आपको पोस्टपोन करना पड़ा है। अब नीट को लेकर के विवाद चल रहा है, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए आप ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो यूजीसी नेट है उसका आपने परीक्षा स्थगित की। आज ही CSIR नेट की परीक्षा है वो आपने स्थगित कर दी है। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो स्थगित हो गई है। महाराष्ट्र में जो है वो सीट कहलाता है, CET है वहाँ की परीक्षा, उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने आज ही कहा है कि भाई इसकी परीक्षा जो फल जो है इस किसको कितने मार्क्स मिले वो दिखाइए, और जो आंसर शीट्स हैं छात्रों की वो दिखाइए। यानी कि इतने घोटाले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं सरकार के सामने, और सारे घोटाले शर्मिष्ठा जी युवाओं से जुड़े हुए हैं। और इस चुनाव में पूरी तरीके से रोजगार और महंगाई जो था ये एक बड़ा मुद्दा था, और रोजगार को लेकर के युवा जो थे वो बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज थे। यानी कि कहा जाए कि एक तरीके से आ बैल मुझे मार वाली कहावत जो है वो बीजेपी ने अपने लिए खुद चरितार्थ कर लिया। शिक्षा मंत्री का ये तुरंत कहना कि उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अगर उस समय शिक्षा मंत्री ये ना कह करके ये कहते कि जो भी होगा हम उसकी जांच कराएंगे और इसकी हम देखेंगे कहाँ कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, सरकार अभी नई बनी है, अभी हमने पदभार ग्रहण किया, अगर इस तरह की बात कह देते तो विपक्ष को इतना मौका नहीं मिलता और बातचीत ठंडी हो जाती है, और फिर आप उसकी जाँच कराते, फिर आपको जाँच तो आपके हाथ में थी, आपको करना था, जो भी खाना पूरी करनी थी आपको करते आप। लेकिन आपने इस तरीके की दे करके बातें, आपने एक विपक्ष को एक मौका दे दिया, और आप जो है एक तरीके से कहा जाए वो बैकफुट पे अब नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के शर्मिष्ठा जी जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को अब परेशान करने वाली चीज़ें हैं। शर्मिष्ठा जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाले सारे मुद्दे एक के बाद एक आने शुरू हो गए हैं, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये मुद्दे तब आ रहे हैं जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है और बीजेपी अभी अपनी जीत की खुशी पूरी तरह से मना भी नहीं पाई है। या यूं कहना चाहिए कि बीजेपी को भी यह एहसास है कि वो जीत तो गई है, लेकिन ये जीत आधी अधूरी है, और अभी वो सत्ता पर जिन लोगों के भरोसे बैठी है उन पर भी अभी उसका भरोसा पूरी तरह से बना नहीं है, और ना ही उन लोगों का भरोसा बीजेपी पर बना है। कुल मिलाकर एक अजीब सी सियासी खिचड़ी जो है इस समय पकी हुई है, और उसमें मोदी कितने दिन तक इस खिचड़ी का स्वाद ले पाएंगे और उससे उनकी सरकार को कितनी सेहत मिलेगी, कितनी रिष्ट पुष्ट बनेगी ये सरकार, ये भी देखने वाली बात है। अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी जिन्होंने आज इस चर्चा को ध्यान से सुना। आज हमने चर्चा की कि किस तरह से एनडीए और बीजेपी में दरार अब बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के भीतर अविश्वास का माहौल है, और उधर बीजेपी के भीतर भी अविश्वास जो है पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके नेता आपस में इस बात पर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि आखिर उन्हें जो हार मिली वो किन वजहों से मिली।
मौका है जीत का, मौका है तीसरी बार सत्ता में आने का, लेकिन बीजेपी कर रही है अपनी हार की समीक्षा। इसी से समझा जा सकता है कि किस हाल में चल रही है ये तीसरी वाली मोदी सरकार। तो आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।